तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। समझ रहे हैं ना? अरे क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, हिसाब किताब समझ रहा है सब। तो ये मामला। उसी में सुपर कंडक्टर देखे कि कुछ ऐसे भी कंडक्टर हो सकते हैं जो खास टेम्परेचर से ज्यादा और कूल किया जाए, उनको ठंडा किया जाए तो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। सुपर कंडक्टर का मतलब रेसिस्टेंस सीधे जीरो हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस जीरो तो करंट भी बाई आर इंफिनिटी। ठीक, ये बात। अब जो हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टर्स के लिए रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का ग्राफ इस तरह का मिल रहा है, तो ये ठीक है। टेम्परेचर को दोगुना कर्व का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर को दोगुना करेंगे तो ये वाला कर्व ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो रेसिस्टेंस जो है वो दोगुना से भी ज्यादा हो जाएगा। ये सच है। लेकिन तो अब सवाल ये उठता है कि वो कितना होगा कर्व में, वो निकालने के लिए आपको नहीं बोलेगा। तब वो क्या बोलेगा कि अगर किसी छोटे पार्ट को ले लिए तो इट इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप जानते हैं क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक, ये बात अब हम लोग नोट करने जा रहे हैं वहां पे कि फॉर ए स्मॉल चेंज, उसी के जस्ट नीचे, फॉर ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज का मतलब 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कोई बहुत कहेगा तो चलो भाई 30-40 डिग्री तक ले लिए चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 200 डिग्री, 300 डिग्री ऐसे चेंज कर दिए। हाँ, क्या हमसे बोल रहे थे कि अपने में? अपने में। तो इतना छोटे से चेंज के लिए तब देखते हैं कि कॉमा या डैश देके द ग्राफ is almost a straight line, a straight line। ठीक है ना? कोई छोटे से पार्ट को काटे और कहें कि ये स्ट्रेट लाइन है, और इनके बीच का जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको हम डेल्टा टी कह दे। ठीक है ना? और टी बराबर 0 पे जो रेसिस्टिविटी है उसको रो नोट कह दे इसको। देन resistivity is given by rho naught 1 plus alpha delta t। रुकिए तो नोट कीजिएगा, क्योंकि समझाते हुए हम लिख रहे हैं। तो अल्फा अब एगो नया चीज आ गया। तो अल्फा कुछ नहीं, तांबा भी गर्म करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, चांदी का भी बढ़ेगा। ठीक, लेकिन अगर हम 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो क्या जरूरी है कि तांबा का और चांदी का दोनों का एक ही बराबर बढ़ेगा? ये जरूरी है क्या? नहीं। यही वो अल्फा है जो तय करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे किसका कितना बढ़ेगा, किसका कितना बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात? दिस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा इज ए कांस्टेंट and it is called temperature coefficient of resistivity या रेसिस्टेंस, दोनों में आप बोलेंगे एक ही, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, दोनों में वही चलता है। एनीवेज, पहले यहां पे हम लोग कहेंगे वेयर अल्फा, मत नोट कीजिए अभी, इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आप जानते हैं कोएफिशिएंट, ये सब नाम दिया जाता है कई बार कांस्टेंट्स का। कोएफिशिएंट ऑफ
रेसिस्टिविटी साथ साथ चलेगा दोनों, ठीक। और उसी तरह से नीचे लिख देंगे लाइक वाइज, अगर हम आर दे दें रेसिस्टेंस, तो आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक जा रहे हैं? रुकिए रुकिए रुकिए, बर्दाश्त की गोली खाइए। अब आइए थोड़ा सा इसकी चर्चा करें हम लोग कि आर बराबर आर नॉट जो था उसको अंदर ले गए अगर, तो देखिएगा आर नॉट फिर आर नॉट अगर अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब आपको y बराबर एम एक्स प्लस सी दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक। अगर ये y एक्सिस पे लेते हैं, ठीक, r को, तो टेम्परेचर चेंज को कहां लेंगे? x एक्सिस पे, तो ये x हो जाएगा। x के पहले जो आता है वो m होता है, और जो कांस्टेंट साथ में जुड़ा हुआ रहता है इसको c कहते हैं। तो इसलिए आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ मिलने जा रहा है mx प्लस सी टाइप का ग्राफ मिलने जा रहा है, सी टाइप का ग्राफ, ठीक। ये रहा रेसिस्टेंस टेम्परेचर, ठीक। ध्यान रखिए, ये वो ग्राफ जो कर्व था वो स्ट्रेट लाइन क्यों बन गया? क्योंकि ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए है। जो पहले ये ग्राफ बनाए हैं हमने सिर्फ इतना ही को इतना बड़ा बना दिया है, दिख रहा है? अरे काहे नहीं बोलता है सब? ये छोटे पार्ट को उठा के बनाए हैं, ये मत कह दीजिएगा कि अब चेंज हो गया सब फिजिक्स। स्मॉल चेंज के लिए स्ट्रेट लाइन है वो छोटा सा पार्ट। अरे क्लियर है? अब जैसे ही ये होगा तो कभी कल हो कि आपको ग्राफ दे दे क्वेश्चन में और सबका वैल्यू दे दे, अब बोले कि आर नॉट बताइए, तो यही है आर नॉट, दिख रहा है, ठीक। उसके बाद किसी खास टेम्परेचर चेंज के बाद आपको फाइनल रेसिस्टेंस पूछ दे तो वो निकालेंगे आप, आर बराबर आर नॉट, ये ठीक। जरा मुझे बताएंगे यहाँ पे स्लोप क्या दे रहा है? क्या टैन थीटा को स्लोप कहते हैं? अरे यही ना होता है एम, इसी को ना कहते हैं स्लोप। अब बोलो स्लोप एम क्या है? आर नॉट अल्फा। तो इस तरह से ग्राफ आप देखिए, कभी कुछ पूछ दिया, कभी अल्फा देके आर नॉट पूछ दिया, कभी कुछ इस तरह की चीजें क्वेश्चंस मिलता रहेगा, ठीक। अब आप लोग लिख लीजिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपको, ओके। तो चलिए, हम लोगों ने देखा रेसिस्टेंस के मामले में, ध्यान से सुनिए, कि किसी दिए हुए वायर का कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है और कितना लेंथ है, उसके हिसाब से किसी दिए हुए वायर का रेसिस्टेंस डिफाइन होता है रो एल बाई ए। यहां पे जो रो आता है, अगर ये रेसिस्टेंस है तो इसको क्या कहते हैं? अरे बोलो, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक। ये भी आपने पढ़ा कि ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो था ये कंडक्टिविटी का इनवर्स था। ये भी आपने देखा कि कंडक्टिविटी कहां पे आया था, तो J बराबर सिग्मा इंटू ई। इसका कुछ नाम दिए थे हम लोग, तो इसका कुछ नाम दिए थे हम लोग इस इक्वेशन का, जल्दी बोलिए। ओम्स लॉ, कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। फिर यहां से हम लोग ओम्स लॉ के स्केलर फॉर्म तक आए थे और बोले थे V बराबर आई आर, मतलब करेंट बराबर V बाई आर।
वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर चल रहे हैं? जरा बताइए कि ये रो रेसिस्टिविटी या सिग्मा किन चीजों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो आर किस पे डिपेंड करेगा? एंड ज्योमेट्री ऑफ द वायर, क्योंकि एल ए कुछ आ गया, ये सब लंबाई चौड़ाई आ गया, तो ज्योमेट्री ऑफ द वायर लिख के निकल गए। ठीक, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेंगे इस पे कि अगर किसी तार को हम लमरा के, है लमरा देना समझते हैं? आपका हाथ एक तरफ कोई और खींचे, आप पैर इधर से हम खींचे, तो आप लमर जाएंगे। प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं ना है। ठीक, तो तार को अगर लमराया जाएगा, अरे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंशन, हम लोग अपने भाषा में लमरा देना। तो अगर तार को स्ट्रेच किया जाएगा, तो स्ट्रेच करने की वजह से इसकी लंबाई बढ़ेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, क्योंकि ये पतला होते जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए कि क्वेश्चन लिखिए, इफ अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल आर is stretched to double its length, इसकी लंबाई को डबल किया गया। फाइंड न्यू रेसिस्टेंस, उसका अब रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब सब लोग देखिए, यहां हमें पता है कि R बराबर रो L बाई ए होता है। तार को लंबा किया जा रहा है तो वो पतला हो रहा है, तो ए छोटा हो रहा है। तो हमें जानना होगा कि अगर L को 2 गुना किए हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या हुआ, ये जानना होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कुछ। ठीक, तो किसी ऐसी चीज को पकड़ लेंगे जो तार पहले जितना था तो उतना ही था, लमराने के बाद भी उतना ही होगा। वो क्या होगा? तार का किसी सिलेंडर को क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तार क्या है? छोटे सिलेंडर जैसा है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, तो कुछ है जो कांस्टेंट रहेगा, वो है डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब कांस्टेंट रहेगा। मटेरियल का जो डेंसिटी है वो क्यों चेंज हो जाएगा लंबा कर देने से? मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो क्यों चेंज हो जाएगा? अरे जितना मटेरियल पहले था इस वायर में, उतना ही मटेरियल अभी भी है, इसमें कोई शक है क्या? तो वॉल्यूम को पकड़ लेंगे, क्योंकि उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आ जाएगा, एल भी आ जाएगा। जा कहेंगे कि हियर, यहां पे वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर वॉल्यूम क्या होता है? अरे ए इंटू एल हो जाएगा, वायर का वॉल्यूम तो हमें दिक्कत नहीं। हाँ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो हम कहेंगे देयरफॉर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो A1 L1 बराबर A2 L2, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक, तो चलिए, तो क्या कहते हैं, इनिशियल लेंथ को अगर L मान लिए, ठीक है, इनिशियल एरिया को A मान लिए, ठीक, तो ए एल बराबर ए डैश, एल डैश लेने जा रहा है, कुछ नहीं, उसी को फिर से लिख रहा है। ठीक है ना?
हम बेसिकली लेना चाह रहे हैं एल डैश बाई ए डैश, एल बाई ए ही तो लेना है, ठीक है ना। तो कहा गया, हाँ ए एल वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपने लेंथ को किया दोगुना तो एरिया हो जाएगा आधा, आधा, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे जो एल और ए है शुरू में ये है, तो अगर एरिया ए है और एल है तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो कहेंगे एल डैश क्या हो गया है, तो 2l हो गया है, दिख रहा है। तो एल से एल काट दीजिए, ए डैश बराबर ए बाई 2 हो जाएगा। कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करके रहना है कांस्टेंट, तो एक को करेंगे दोगुना तो दूसरा हो जाएगा आधा, अरे तब ना मल्टीप्लाई करके रहेगा कांस्टेंट, ठीक। तो अब इसको यहां डाल दीजिए, क्या बात कर रहे हैं, अरे भाई साहब बबुआ लोग देख का। तो आर बराबर रो एल बाई ए था, तो आर डैश बराबर मटेरियल तो वही है, तो क्या रेसिस्टिविटी चेंज करेगा क्या, नहीं, मटेरियल का है वो, नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर, तो वो तो सेम रहेगा। अब बोलो नया वाला एल क्या हो गया है 2l, नया वाला एरिया क्या हो गया है, अरे बोलो, डिवाइड कर दो टक टक टक, आर डैश का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। जल्दी उतार लीजिए, ठीक। और चूंकि ये रेशियो इस तरह से मेंटेन होगा, तो इसलिए आप सीधे कहेगा कि कल होके n टाइम्स लंबा कर दिए, n टाइम्स लंबा कर दिए, तो आप कहेंगे कि r बराबर n स्क्वायर r नॉट हो जाएगा, ठीक है। या r डैश की भाषा में r डैश बराबर n स्क्वायर r हो जाएगा, बात खत्म। अब देखिए सीधा 2 गुना किए तो ये 4 गुना हो जाएगा, अरे 3 गुना किए तो 9 गुना हो जाएगा, 3 तिहाई 6 गुना हो जाए, 3 तिहाई 9 गुना हो जाए, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए तो अगला क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन बोले, जल्दी 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 कीजिए। तो एक फॉर्मूला मिल गया, अगर लंबराया जा रहा है तो n स्क्वायर से बढ़ जा रहा है, बात डबल किया था तो 4 गुना हो गया। तो इस क्वेश्चन के बनाने के बाद आपको फील होना चाहिए, अब ठीक है, क्वेश्चन दिए हैं थे, आपने आंसर निकाला, वो सब ठीक है, अब आपको फील होना चाहिए तार पतला तो रेसिस्टेंस ज्यादा, अरे लंबराया तो पतला हो गया, तार पतला तो रेसिस्टेंस ज्यादा, मतलब उससे करंट फ्लो करना कम, क्योंकि I बराबर V बाई R होता है, रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। तो अगर आपको ज्यादा करंट ले जाना है तो तार मोटा चाहिए कि पतला, इसलिए आप देखेंगे AC का वायर मोटा होगा
और ट्यूबलाइट का वायर पतला होगा, कम में ले जाना है तो पतला तार से काम चल जाएगा। उस वायर में, वो पतले वायर में खास करके ये वाले, इसके अंदर और पतला रहता है, ये वाले के अंदर, इसके अंदर जो वायर है वो और पतला होता है। ठीक, उससे अब एसी चलाने का कोशिश करेंगे तो एसी चलेगा कि तार धमकेगा? तार धमकेगा, क्लियर है आपने? ठीक, क्योंकि करंट ज्यादा चाहिए उसको, ये दे नहीं पाएगा, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। ठीक, ये नहीं दे पाएगा, और जब वो नहीं दे पाएगा, आप जबरदस्ती करेंगे तो वो गर्मा जाएगा, गर्मा के धनक जाएगा। ठीक है ना? आगे पढ़ेंगे कि वो गर्मा जाता है, वो I²R होता है। ठीक है ना? जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। एनीवेज, अभी उधर हम लोग नहीं है, अभी इधर है। तो ये फील होना चाहिए आपको कि ज्यादा करंट ले जाना है तो वायर मोटा चाहिए। ठीक, तार, आपके आपके शरीर में भी करंट ले जाने वाले बहुत सारे वायर्स हैं, जरा उसका नाम बताएंगे? नर्व्स, नर्व्स। ठीक है ना? तो नर्व का भी रेसिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। सब कुछ ऐसे ही बोलिएगा जो फिजिक्स में बोल रहे हैं कि नर्व पतला तो रेसिस्टेंस ज्यादा ज्यादा। ठीक है ना? ये बात। चलिए, तो रेसिस्टेंस ज्यादा तो खबर ले जाना कम, स्लो हो जाएगा खबर ले जाना। वहां पे करंट के फॉर्म में खबर जा रहा होता है, क्या स्टिमुलस जा रहा होता है सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन को, और ब्रेन से वापस इफेक्टर ऑर्गन्स को। फॉर एग्जाम्पल, मच्छर काटा, खबर ले गया एक नर्व, दूसरा नर्व खबर लाया इस हाथ तक कि इस हाथ को हटा लो। ठीक, नहीं तो दूसरे हाथ, इधर वाले हाथ पे ले गया, अब बोला कि इस हाथ से उठाओ, हम मच्छर को मसल डालो। ठीक है ना? ये है। आइए क्वेश्चन लिखिए, इस बार मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए। ए कंडक्टिंग वायर, क्वेश्चन लिखिए, ए कंडक्टिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 3 गुना 10⁻23 चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद आगे बके, फुल स्टॉप के बाद if the ratio of their if wire carries a current, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा if wire carries का मतलब ले जा रहा है, ढो रहा है, carries a current of 24 milliampere, मिली एम्पियर। करंट कितना है तार में? 24 मिली एम्पियर। If the wire carries a current of 24 milliampere, comma, find the drift velocity. Find the drift velocity. ठीक है ना? ऑप्शन है
उसका आंसर क्या आ रहा है? सी। ओके, देखते हैं। ओ आई सी। जो लोग बना लिए हैं अगला क्वेश्चन उतारे। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा उसका, जो नहीं बना पाए होंगे या कुछ भी। वैसे इसका आंसर सी है, करेक्ट है। ठीक, आंसर सही आ रहा है आप लोगों का। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी उतार लीजिए, थोड़ा जगह छोड़ के, पहले वाले का सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ के दूसरा क्वेश्चन भी उतारना तो सॉल्व किया जाए। पहला वाला क्वेश्चन सिंपल, किस फॉर्मूला पे है? आई बराबर वी ना। ठीक, वी पूछ रहा है, बाकी सब देखें, यही कह रहा है ना। देखिए तो क्वेश्चन में क्या क्या था। क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे दिया, सब दे दिया। चलिए, तो V बराबर I बाई ई एन ए, 24 मिली एम्पियर करेंट है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एन का वैल्यू दे रहा है, वो देखिए तो 3 इंटू 10 टू द पावर 23। ए का वैल्यू कितना दे रहा है? अरे बोलो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे सेंटीमीटर का मतलब -2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे -4 हो जाएगा। तो ये रहा मामला। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देना है, देख लीजिए। ले चलिए, ये 3 से इसको काट दीजिए,
8, इससे ये कट रहा है, ठीक। अब सब पावर वाले को एक जगह ले आइए, ये देखिए +4 बच जाएगा, -4, नीचे वाला सब खत्म, देख रहे हैं ना, -19 -4 -23 हो जाएगा, -23 माइनस +23 खत्म। देख लीजिएगा कुछ ज्यादा ही हम ऐसे ऐसे काट कोट दिए हैं। अब आप अपना देख लीजिएगा, एक साथ करके तब काटिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि आज काट दिए कल होकर सोचे काहे काटे हैं, ठीक। आइए यहाँ पे, तो ऊपर बच रहा है -3 और नीचे में बच रहा है 0.2, ऊपर ले जाएंगे -2/2, इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, चलिए यहाँ पे हम tan थीटा जो स्लोप है अगर वो ले तो वो हो जाएगा I/V। हमें I बराबर V/R मिला था, तो R को इधर करेंगे तो V/I हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे V/I नहीं आया, I/V आया, तो इसका मतलब ये 1/R हो जाएगा, 1/R हो जाएगा, ठीक। तो स्लोप ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, दिखा, स्लोप ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, मतलब T1 वाले का रेसिस्टेंस कम, T1 वाले का रेसिस्टेंस कम, तो तार ठंडा की गरम, रेसिस्टेंस कम, मतलब अच्छा कंडक्टर है। और अच्छा कंडक्टर किस टेम्परेचर पे होता है, हाई पे कि लो पे, लो पे। समझ पा रहे हैं ना, ग्राफ से ऐसे जोड़ना है, फिर से जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, रेसिस्टेंस कम का मतलब टेम्परेचर कम। आज ही ना देखिए R बराबर R0 1 + अल्फा डेल्टा T, डायरेक्ट रिलेशन है, y बराबर mx + c, आज ही देखे है ना। तो रेसिस्टेंस कम तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो रेसिस्टेंस कम। आप फिर इसको उल्टा ही बोल दे, टेम्परेचर ज्यादा तो दोनों बोलना जरूरी नहीं है, कोई एक पकड़ के चल लीजिए चलेगा, हम आपके आगे तो आप मेरे पीछे, दोनों लिखना जरूरी नहीं है, ओके। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेसिस्टेंस कम है, इसका मतलब टेम्परेचर कम है, इसका मतलब T1 छोटा है। चलिए फाइनली आप लोग बदल के जहां पहुंचे थे वो सही पहुंचे। यहाँ पे 1/R की जगह R ले लिए थे। मैंने ये ग्राफ ओम्स लॉ का पढ़ाते समय ये बात बोला था, और इसीलिए कहते हैं कि चीजों को पकड़िए, जो मेरे मुंह से बात निकल रहा है पकड़िए उस बात को। उस समय मैंने बोला था ये बात कि भाई उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो I और V में से किसको किधर लेगा, ये बात हम बोले थे। तो आपको ध्यान देना है कि tan थीटा क्या दे रहा है, क्योंकि कभी R दे सकता है तो कभी 1/R दे सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी है, कहेगा नहीं हम एक्स एक्सिस पे करंट लेंगे, वाई पे वोल्टेज लेंगे, जाओ चलेगा। ग्राफ है दोनों के बीच, ओम्स लॉ में बात खत्म। आप दोनों को कहीं ले सकते हैं, मिलेगा स्ट्रेट लाइन, ओम्स लॉ यही कहता है, बस इतना ही तो कहता है। चलिए ठीक। जल्दी से उतारिए तो अगला क्वेश्चन बके, हाँ उतार लीजिए और ऐसे देखना सीखिएगा।
क्वेश्चन लिखिए, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, टू वायर्स दो तार है लिखो ना रे, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट डायमीटर्स, two wires of same material but different diameters carry the same current, capital I, carry the same current, capital I, full stop. If the ratio of diameters is 2:1, डायमीटर का रेशियो है 2:1, then find the ratio of ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, दोनों तार के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालिए। वन इज टू फोर, देखते हैं आंसर उसका। हाँ 1:4 दे रहा है।
उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे उस क्वेश्चन के लिए और अगला क्वेश्चन उतार लीजिए। हाँ फिर से क्वेश्चन में आई बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 3। इस क्वेश्चन पे आते हैं बाद में, पहले वाला बनाया जाए। उस क्वेश्चन में कह रहा था मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा, डायमीटर अलग अलग है, d1 बाई d2 बराबर 2/1 दिया गया है आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो मटेरियल सेम है तो खैर रो का जरूरत भी नहीं पड़ने जा रहा है यहां। आप कहेंगे आई बराबर वी ना, इसलिए V1 बराबर आई बाई क्या कहते हैं ENA। देखो सब लोग इधर करंट सेम दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम होगा, मटेरियल सेम है, इसलिए नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा, इसलिए रो सेम होता है और n सेम होता है अगर आपको मटेरियल सेम कह दिया जाए। डायमीटर अलग अलग तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग अलग, तो इसलिए यहां पे A1 आ जाएगा। बाकी सब सेम है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी A1, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 1/A2। V1 बाई V2 बराबर A2/A1, ठीक है ना। अरे रुको रे, अब एरिया का रेशियो निकाल देना है, तो डायमीटर दिया है तो एरिया का रेशियो निकल जाएगा, ठीक। पाई r², तो r जो होता है वो d/2 होता है, उसका स्क्वायर नीचे पाई, बोलो इसका 2d था तो इसका d था। डबल रेशियो है ना डायमीटर का। देखिए चूंकि रेशियो ले रहे हैं तो सीधे आप कहते पाई r² तो भी चलता है। अरे डायमीटर 2 गुना तो रेडियस भी 2 गुना, बात खत्म, तो रेशियो ही तो लेना है, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 तो कट नहीं जा रहा है दोनों जगह, तो आप सीधे रेडियस भी लिखते तो चलता। रेडियस भी अगर डायमीटर का रेशियो 2:1 है तो रेडियस का रेशियो भी 2:1 है, इसमें का लगा हुआ है, तो रेशियो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे वो लिखिए। एनीवे सब काट कुट कर दीजिए, ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 बच जाएगा, उसका स्क्वायर होगा। हाँ एक मिनट, डायमीटर दूसरे वाले का 1 है और पहले वाले का 2 गुना है, तो पहले वाला नीचे है ना, सही है आप। अरे A2 ले रहे हैं ना, ऊपर दिख रहा है, A2 ऊपर ले रहे हैं तो दूसरे वाले का डायमीटर देखिए ना, A2 ले रहे हैं तो डायमीटर भी दूसरे वाले का, तो उसका 1 है तो इसका 2 है, ठीक। काट दीजिए, नीचे में 1/4, ठीक। आंसर। क्वेश्चन देखिए, आप कहते हैं सॉल्यूशन में कि I बराबर dq/dt, इसलिए यहां पे चार्ज पूछ रहा है तो dq/dt, कुछ नहीं, कैलकुलस के भाषा में उसको ले आए हैं, ठीक। डाल दीजिए 3t² dt
प्लस 2t dt प्लस 5 dt कर दीजिए, हो गया बात खत्म। इंटीग्रेशन इसका बोलिए। अरे n+1 पावर, नीचे भी n+1, उतना तो याद है ना, उतने जरूरत पड़ता है फिजिक्स में, घबराइए नहीं, ठीक है ना। इसका बोलिए। और उसका बोलिए। टी, खाली 5 बोल के हमको लग रहा है चुप हो जा रहे हैं। dt का इंटीग्रेशन t, बात खत्म। भाई साहब इसमें t का वैल्यू दे रहा है एक बार 0 और एक बार 2 सेकेंड, आप वैल्यू डाल दीजिए, चार्ज निकल गया, ठीक है ना। तो यहां पे किए हुए थे, तो यहां पे सीधे आप यहां पे लिखिए ना q, एक बार 0 डालिए तो सब 0 हो जाएगा, एक बार 2 डाल दीजिए, जो आ गया वही आंसर। भाई सारा देख लीजिए। ऑल दी बेस्ट। हाँ